नमस्कार, मैं हूं देवेश और आप हैं संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीए थर्ड सेमेस्टर के ज्योग्राफी को आनंद हम ले रहे थे और ये यात्रा काफ़ी दूर निकलती हुई आज अपने अंतिम क्लास पे पहुंच चुकी है। यानी आज बीए थर्ड सेमेस्टर के भूगोल के विषय को हम समाप्त करेंगे। आज हम अंतिम चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आपदाओं के प्रकार। बहुत सारी चीज़ें घटी इतने दिनों में, बहुत सारे वीडियोस बने, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। उसमें से जो एक चीज़ बहुत बेहतरीन रही या यूँ कहूँ कि सबसे अलग रही, वो आप किसी और चैनल पे बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए या इस चैनल पे उपलब्ध किसी भी विषय को लेकर के जो प्लेलिस्ट हम बना के देते हैं वो आप कहीं नहीं पाएंगे, और स्पेशली फ्री। अगर आपको कहीं कुछ मिल भी रहा है तो वो पेड बैचेज होंगे या पेड चैनल होगा, लेकिन हमारे यहाँ आप बिल्कुल मुफ्त सारे प्लेलिस्ट आपके लिए उपलब्ध हैं। सभी बच्चों के लिए उपलब्ध हैं, सभी जनमानस के लिए उपलब्ध हैं जो भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं या जिनमें भी पढ़ने की चेष्टा है, सभी लोगों के लिए। और ये कि एक क्रांतिकारी प्रयोग है, ताकि किसी को बिना धन के या ज्ञान के विषय को जाने बिना अगर वो अज्ञानी रह जाए तो ये ठीक बात नहीं है या समाज के लिए अच्छा नहीं है। उन्हीं सारी चीज़ों को, कुरीतियों को और वो जो गड्ढा है जिसे भरने की कोशिश हम कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, हमने ये प्लेलिस्ट तैयार की है और आप लोगों तक पहुंचाया है। तो आप सब लोग इसका फ़ायदा उठाइए और आज चलते हैं, कदम बढ़ाते हैं अपने भूगोल के अंतिम चैप्टर पे। जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि आज के चैप्टर का नाम है आपदाओं के प्रकार। बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, मानवीय समस्याएं जैसे भूस्खलन। विशेष रूप से ये प्राकृतिक है, लेकिन मानवीय दशा भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान देती है। कुछ कृत्रिम भूकंप भी होते हैं, कुछ बाढ़ मनुष्यों की गलती से भी आते हैं, कुछ प्राकृतिक रूप से आते हैं। ये सारी बातें हम आज इस चैप्टर में, इस वीडियो में करेंगे। तो अपना नोट उठा लीजिए, कलम ले लीजिए, बैठ जाइए हमारे साथ आज की यात्रा करने के लिए। बहुत ही मज़ा आएगा और ये थोड़ा सा इमोशनल वीडियो भी है। एक अलग जुड़ाव है बीए थर्ड सेमेस्टर से, क्योंकि ये स्टार्ट ही मैंने किया है और आज अंतिम वीडियो पे यानी अंतिम चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं। बाय द वे, ये यात्रा चलती रहेगी, मैं मिलता रहूँगा, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इसमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो आपदा के प्रकार के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि आपदाओं का क्या वर्गीकरण है, किस प्रकार आपदाएं आती हैं, उससे प्रभाव क्या क्या हैं और होने वाली समस्याओं का निवारण हम कैसे करते हैं। आपने नहीं देखी तो आप पिछले वाली वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट में। अब एक कदम हम आगे बढ़ेंगे और आपदाओं के प्रकार के बारे में समझेंगे। प्रकार का मतलब ये है कि किन किन चीज़ों को हम आपदा की श्रेणी में रखेंगे और उनसे होने वाली समस्या निवारण वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जो समस्या हमने आम जनमानस ने देखी, सर्वाधिक प्रभावित करने वाली समस्या जो है काफ़ी लंबे समय से, वो है बाढ़। तो हमारा पहला टारगेट, पहला चोट हम बाढ़ पे करेंगे, उसके बारे में देखेंगे, समझेंगे। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैल जाती हैं, मतलब इसका एक ठीक ठीक निरूपण करना संभव नहीं होता है जब तक ज्ञान ना हो। विशेष रूप से जैसे लोकोक्तियाँ, मुहावरे होते हैं, तो कई दिन से चले आ रहे हैं, बहुत पुराने से, तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार बाढ़ की भी एक समस्या है। ये कहा जाता है बाढ़ कि वो भगवान की देन है, या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है इसलिए बाढ़ आ गई है। बाढ़ का सिर्फ एक यही कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है, उन्हीं पे हम आज देखेंगे, समझेंगे। अब दिमाग थोड़ा सा हिला होगा, हाँ, तो इसीलिए तो मैं थोड़ा सा पेंच कर दे रहा हूँ। तो ये मत सोचिए कि भगवान बाढ़ लेके आए हैं तो झेलिए, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। बाढ़ दरअसल जिसे कहा जाता है वो एक ऐसा स्थान है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक निश्चित स्थान पे पानी का बहुत ज़्यादा जल जमाव बाढ़ कहलाता है। अत्यधिक जल जमाव बाढ़ कहलाता है। अच्छा, बाढ़ की अपनी एक खूबी है,
कि वो जहां बाढ़ आएगी ना, वो जब बाढ़ का पानी वहां से सरक जाएगा, निकल जाएगा, तो वहां की भूमि बड़ी उपजाऊ हो जाती है। नहीं समझे? हाँ हाँ, वही 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 कह रहा हूं मैं कि जब बाढ़ वहां से हटेगी ना, तो वहां पे जो पुरानी मिट्टियां बह के आई होंगी उसके साथ, अब बाढ़ आएगी तो ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से आगे पानी गिरी भैया जमीन पे रुक गई, अब वो कहीं ना कहीं से तो बह के आएगी। अब पानी अगर अपने साथ चलती है तो ऊपर के खादर बांगर मिट्टियों को अपने साथ लेकर के और लंबी यात्रा करती है, और जहाँ पे पानी का जल जमाव की स्थिति बनती है वहाँ पे पानी रुक जाता है और बहुत सारी मिट्टी अपने साथ छोड़ जाती है। अच्छा, ऐसी चीज़ों से क्या बनता है, वो भूमि जब पानी का जल जमाव समाप्त होता है तो भूमि बड़ी उपजाऊ हो जाती है और अक्सर करके थोड़ी हल्की काली मिट्टी वहाँ पे मिलती है। हालांकि सबसे पहले हम बाढ़ के कारण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो बाढ़ के लिए जिम्मेदार है वो वर्षा की अनिश्चितता है। वर्षा की अनिश्चितता का अर्थ ये है कि स्वाभाविक रूप से बारिश ना होना, मतलब वर्षा ना होना। अब कभी बहुत तेजी के साथ बारिश हो रही है, काफ़ी दिनों तक बारिश होती चली जा रही है, या पे कहीं एक ही साथ बारिश हो जा रही है। और इसकी घटनाएं हम पहाड़ी क्षेत्रों पे अक्सर देखने को मिलता है, मैदानी क्षेत्र में बहुत कम, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में इसका उदाहरण सबसे ज़्यादा मिल सकता है। उसे बादल फटना कहा जाता है। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी का वर्षा होना बादल फटने का कारण है। अब यहाँ पे वर्षा की अनिश्चितता अब ऐसा रहा कि प्रत्येक वर्ष जो है मौसम में जो बदलाव होते हैं वर्षा के लिए, वो 1 महीना 10 दिन 5 दिन ऐसे होते हैं, और कभी कभी ऐसा समय आता है कि लगातार 10 दिन तक बारिश ही होती जा रही है और जल जमाव की स्थिति ऊपर होती चली जा रही है, नाले भर गए तो भैया पानी अब मोहल्लों में शुरू हो गया। तो वर्षा की अनिश्चितता सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण मार्ग में व्यवधान है। अच्छा, ये बात जो चीज़ है ना, इसे इतना सोचने की ज़रूरत है। मतलब ये हमारे सामने दिख रहा होता है और हम समझ नहीं पाते कि ये गलती हमसे हो रही है कि प्राकृतिक है। मार्ग में व्यवधान का मतलब ये है कि ये पहला कारण ना वर्षा की अनिश्चितता, बहुत सारी बारिश हो गई, तो ऐसा तो था नहीं कि इसके पहले बारिश नहीं होती थी। मौसम को देखते हुए हमने अगर अपने इतिहास को हम लेके आगे बढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा कि पहले के मुकाबले अभी कम बारिश हो रही है, लेकिन पहले बाढ़ की इतनी समस्या नहीं थी। अब क्यों हो रही है? कारण ये है कि जब बहुत सारी बारिश होगी तो उसको पानी को निकलने के लिए एक जगह चाहिए, और वो पानी की ये खूबी है कि वो अपना रास्ता खुद बना के आगे बढ़ती है, और जब भी उसके रास्ते में व्यवधान पड़ता है तो अपना रास्ता मोड़ती है, और जब मोड़ेगी तो वो भयंकर रूप धारण कर लेगी। इसलिए मार्ग में व्यवधान जो है वो बाढ़ के एक कारणों में से एक है। हम अपने बगल के जलाशय को पाट ले रहे हैं, उस पर मकान बना देंगे, तो जो पुराने जो बारिश का पुराना स्थान है वो अगर खाली हो गया तो उसे नया स्थान की ज़रूरत पड़ेगी। वो पानी कहाँ एकत्रित होगा, उसके लिए वो एक नया स्थान ढूंढेगी, और ऐसे में बाढ़ का होना। अब बाढ़ सीधा आप समझते हैं कि जल जमाव को कहते हैं। तो जल जमाव अगर एक जगह बहुत ज़्यादा स्तर पे हो रहा है तो वो बाढ़ की स्थिति रख लेगा। अच्छा ठीक है, ये कारण संपन्न हुआ। अब तीसरे कारण पे हम चलते हैं कि वनों के विनाश के बारे में। तीसरा कारण है वन का विनाश। अब बाढ़ में वन की कमी यूं है कि कहीं पे अत्यधिक बारिश कराएगा, कहीं पे बारिश कराएगा ही नहीं, और नमी नहीं रहेगी। बहुत बार हम देखते चले आ रहे हैं कि पूर्व में जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हो रही होती है अब वहाँ वर्षा नहीं होता। कारण ये है कि अगर वाष्पीकरण ठीक से नहीं होगा, मौसम सही नहीं रहेगा, कहीं पे शुष्क रहेगा, कहीं पे गर्म, कहीं पे उष्णकटिबंधीय रहेगा, तो ऐसी जगहों पे वर्षा की अनिश्चितता बनी रहेगी, मार्गों का व्यवधान बना रहेगा, और जल जमाव की स्थितियां हर रोज अपने साथ बदलाव लाती रहेंगी। और पता चलेगा कि जहां वर्षा होती ही नहीं थी वहां हो रही है, जहां नहीं हो रही थी वहां अत्यधिक होने लगी। ठीक, अब अगला कारण तटबंध। तटबंध का अर्थ यह है कि किसी के तट को बांध देना। व्यवहारिक रूप से या लोकल लैंग्वेज की बात करें तो बंधा जिसे कहते हैं वही है तटबंध। बहुत सारी बारिश हो रही है, सड़कों की आवश्यकता है। विकास तो एक ऐसा शब्द है जो प्रकृति को नाश फैला करके विकास की ओर लेके जाता है। हालांकि इसमें बहुत सारे मानक रखे जाते हैं, लेकिन वो
हमेशा सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते। अब तटबंध का अर्थ है कि बरसात के पानी का स्थान वो है, वहाँ से वर्षा का पानी निकलता जाएगा। पता चला कि उसमें मोटा मिट्टी गांच करके, उसमें पक्की सड़कें बना करके, बोरा वोरा गांच करके एक तट बना दिया गया, तटबंध बना दिया गया और पानी वहाँ उधर ही रुका हुआ है। ठीक चीज़ है, उससे फायदा भी है, इस पार जल आने की समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि उस तट में कहीं से छिद्र हो गया या कोई समस्या हो गई और जब वो टूटेगा तो वो एक साथ बहुत सारे पानी को लेकर के आगे बढ़ेगा और पूरा अपने पुराने रास्ते पे ही वो चलेगा। सबसे बेहतर चीज़ जो जल का है, मतलब जो सबसे विनाशकारी है एक्चुअली, वो यही है कि वो अपने पुराने रास्ते पे ही यात्रा शुरू करता है। तो चूंकि आपने सबसे पहले ही मार्गों में व्यवधान कर दिया है और जब तटबंध का टूटना होगा तो वो अपने मार्ग पे यात्रा प्रारंभ करेगा और पता चला कि आगे बहुत सारे व्यवधान पड़े हुए हैं तो वो बाढ़ की स्थिति तैयार कर देगा। जहाँ उसका गम्य स्थान है वहाँ तक वो पहुँचेगा नहीं और बीच में ही जल जमाव करके बाढ़ की स्थिति ला देगा। कारण हम समझ गए। अगर हमने कारण समझ लिया तो उसके प्रभाव को देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब बाढ़ आ चुकी है, अब हम इसमें देखेंगे कि हमें नुकसान क्या क्या हो रहा है। तो जो सबसे पहली समस्या होती है वो फसलों का नुकसान होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ सिर्फ अत्यधिक भूस्खलन लेके आता है, क्योंकि पहाड़ी स्थानों पे खेती करना मुमकिन नहीं है। कुछ चीज़ें सीढ़ीदार खेती बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जब भी बारिश होगी या बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी तो वो सिर्फ एक ही समस्या लाएगा, वो भूस्खलन लाएगा। वो जनमानस के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। लेकिन बाढ़ की स्थिति जब मैदानी क्षेत्रों में आती है तो जो सबसे पहली समस्या उत्पन्न होती है वो फसलों का नुकसान होता है। अब भारत में अगर बात करें तो हमारे पास 4 मौसम हैं और सभी मौसम के लिए अलग अलग फसलें हैं। रबी, खरीफ, जायद 3 फसलों का हम उत्पादन करते हैं। ऐसे मौसम में मतलब ऐसे समय में सर्वाधिक जो हमें बाढ़ देखने को मिलती है वो मई के बाद ही मिलती है। ऐसे में खरीफ फसल पे सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है। खरीफ में धान प्रमुखता से होता है, अरहर और भी बहुत सारे फसल हैं। उसमें जब भी बाढ़ की स्थिति भयानक होगी तो सबसे पहला नुकसान हमारे खेती बाड़ी पे ही होगा। और खेती बाड़ी ऐसा क्योंकि कृषि प्रधान देश है तो समस्याएं अपने चरम पे यहाँ से शुरू हो जाती हैं। दूसरी जो समस्या हमारे साथ आती है वो जनजीवन की हानि है। अब क्योंकि बाढ़ ऐसा है नहीं कि ऐसे धीरे धीरे बताते हुए है कि भैया चलिए आपके यहाँ आ रहे हैं बाढ़, आज हम बाढ़ लेके आएंगे। वो अचानक ही प्रकट होगा, अचानक ही बारिश होगी, जल स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तटबंध टूट गया तो फिर और तेजी के साथ हमारे आसपास पानी का जल जमा हो जाएगा, तो उसमें जनजीवन की हानि हो जाती है। हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो सामान्य रूप से जो मुख्य भूमि है उससे नीचे होते हैं, क्योंकि जब भी पानी बढ़ेगा तो सबसे पहले निचले स्तर पे जो भूमि है उन्हीं को अपने चपेट में लेगा और उसमें बहुत सारे व्यक्तियों के नाश होने की खबर मिलती है। अब जैसे हम अब अपने देश में देखें तो वर्ष 1998 में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, सबसे भयानक बाढ़ों में से उसको गिना जाता है। उस समय लगभग ऐसा कहा जाता है कि तब के 20% भाग पे इसका प्रभाव रहा था। आज के समय में क्या प्रत्येक वर्ष हम देखते हैं कि बिहार में कोसी नदी जो बाढ़ लेके आती है वो तो उसका अटेंडेंस हो गया, वो आएगी ही आएगी, कुछ आए ना आए, लेकिन कोसी नदी से बाढ़ आना स्वाभाविक है। इस बार जो सबसे बड़ी समस्या निकली वो एक गांव है जमुई, पूरा गांव ही बाढ़ की चपेट में आ गया, पूरा गांव ही बह गया। पूरे गांव में बहने का अर्थ स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो कई अरबों का नुकसान हो गया, कई बहुत बड़े जमीन का टुकड़ा नदियों में बह गया, कई जनमानस लोगों की मृत्यु हो गई, कई पशुओं की भी मृत्यु इसमें देखने को मिली। ये बाढ़ का प्रभाव है। उसके बाद जो तीसरा आता है बाढ़ के प्रभाव में वो यातायात में व्यवधान है। कोई भी वस्तु पहुंचाने के लिए, जिससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा आपदा के प्रकार के बारे में और उससे होने वाले उत्थान के बारे में,
जब हम देख रहे थे कि बिफोर आप द क्या करना होता है और आफ्टर क्या करना होता है, तो उसमें हमने देखा कि लोगों को एकजुट रखना, उनके लिए दवाएं, खान पान की व्यवस्था, फिर से घर बना के देना या स्थान के रहने के लिए एक सुदृढ़ स्थान की व्यवस्था करना, वो सारी चीज़ें यातायात पे ही निर्भर करती हैं कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे व्यक्ति नहीं जाएगा, सामान नहीं पहुंचा सकता, तो राहत कार्य हो ही नहीं सकता। तो जो तीसरा प्रभाव हमने देखा वो यातायात में व्यवधान है। बाढ़ आ गया तो भैया यातायात समाप्त हुआ। हमने कारण देखा, प्रभाव देखा, तो उसके बारे में हमारा सोचना स्वाभाविक है कि इसको हमें रोकना कैसे है, और उसे कहते हैं बाढ़ प्रबंधन। एक्चुअली प्रबंधन होता है रोकना, और बाढ़ का मतलब होता है बाढ़ के प्रबंधन की व्यवस्था करना। आप यहाँ देख पा रहे हैं बाढ़ की स्थिति है। ये फोटो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कहाँ की है, लेकिन यहाँ बगल में आप देख रहे हैं कि ये एक नदी है जो बहती हुई आ रही है, और इस पर बाढ़ की स्थिति बनी तो इसने इतने सारे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। अब बाढ़ के प्रबंधन में अब इस चित्र में ये हम देख लेते हैं, अगर ऐसा होता कि यहां पे एक मोटा तटबंध होता ऊंचाई के साथ, और ऐसे ही यहां भी होता, तो नदी के पानी का जल स्तर ऊपर होने के बाद भी इस पार जल नहीं आता। तो सबसे पहला प्रबंधन क्या है कि हमें तटीय व्यवस्था करनी है, तटबंध का प्रयोग करना है। दूसरी चीज है, नदियां अक्सर अपने रास्ते को मोड़ देती हैं, तो इसलिए उन्हें बहुत बड़े क्षेत्र में उनके लिए स्थान छोड़ देना चाहिए। जबकि हम क्या देख रहे हैं कि उसके तट पे ही बहुत सारे घर बने हुए हैं, उसके आसपास ही लोगों ने बसना शुरू कर दिया है। ऐसे में जब आप उनके जमीन पे, उनके क्षेत्र में अतिक्रमण करेंगे तो भैया आपको उसका प्रभाव तो भोगना पड़ेगा ही। उसके साथ नदी में बाढ़ के जलस्तर के ऊपर होना यह भी स्वाभाविक है कि जब उसकी जमीन में या उसके तल पे मलबा जमा हो जाएगा तो उसके पानी का स्तर बढ़ जाएगा। अर्थात ये कि मलबे को रोकना प्रबंधन में से एक है। भाई नदी के तलहटी में मलबा नहीं जमना चाहिए, इसलिए उसको पहले ही रोक लेना है। साथ ही साथ बहुत पुराने समय से मौसम वैज्ञानिकों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। ऐसा अनुमान लगा करके बहुत सारे अभी तो बहुत सारे आविष्कार हो चुके हैं जो मौसम का पूरा अनुमान लगा सकते हैं, उसकी आर्द्रता का पता लगा सकते हैं, अतिवृष्टि अनावृष्टि का पता लगा सकते हैं। तो बाढ़ की चेतावनी को दे करके और लोगों को स्थानांतरित करके उन्हें बचाया जा सकता है। उससे भी बेहतर में जो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो मृदा अपरदन को रोकना है। अच्छा, मृदा अपरदन रोकने का अर्थ ये हुआ कि अगर मृदा अपरदन रुक गया तो नदियों की तलहटी में जमाव नहीं होगा, और जमाव नहीं होगा तो जल का स्तर ऊपर नहीं होगा और बाढ़ आसपास पानी फैलेगा नहीं। ये चीजें रही। सीधा अर्थ ये हुआ कि अपरदन रोकने के लिए हमें पेड़ पौधों को लगाना जरूरी है। पेड़ पौधों में फूलों का पौधा नहीं भैया, पेड़ पौधों का अर्थ यह है कि जो जमीन को अपने जड़ में पकड़ के रखें, यानी बहते हुए पानी और मिट्टी का अपरदन, यानी उसे लेकर के ना बहें, ऐसे पेड़ों की हमें आवश्यकता है अगर हमें बाढ़ को रोकना है, बाढ़ में प्रबंधन के ये सारे कार्य रहे। ठीक चीज है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली समस्या हमने देख ली, अब दूसरी समस्या हम देख लेते हैं। अब बहुत सारा पानी से हमने दुख झेल लिया है, अब हम सूखा का दुख समझेंगे। इसलिए मैं सोचा पानी से समस्या दे देता हूं, फिर सूखे की व्यवस्था आगे की जाएगी। सूखा मेरे मित्रों वो समस्या है जिसका कोई उपाय नहीं है, आप चाह करके भी इसे रोक नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर 2 वीडियो पहले आपने देखा होगा तो हमने पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग, और इस चैप्टर में हमने देखा ना, समझा कि हमने बहुत सारा प्रयास किया। वर्ष 1984-85 संयुक्त राष्ट्र संघ के बैठक में, यूनेस्को की बैठक में,
कितना सारा चीज़ें कितने सारे हमने वो प्रयोग किए, लेकिन इसका कोई शाब्दिक अर्थ निकल के नहीं आ रहा है, प्रायोगिक अर्थ निकल के नहीं आ रहा है, इसका कोई परिणाम निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि कारण ये है कि सब विकास के रास्ते में अंधे हैं। भैया उनको विकास चाहिए और उसको डजंट मैटर कि हम कौन से खर्चे पे उसको ले रहे हैं, स्थितियां क्या बन रही हैं, हम भविष्य में उसके क्या उसकी वजह से क्या नाश भोगेंगे। इसीलिए मैं सूखा को इसमें सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी दे रहा हूं। किसी भी एक निश्चित भूभाग में जब भी सामान्य से 75% ही वर्षा होती है, मतलब अगर मुझे 10 लीटर पानी चाहिए और मुझे मिल रहा है केवल 7.5 लीटर पानी, तो उस स्थान पे जहां मैं वो 10 लीटर गिराने वाला हूं वहां पे सूखा आ जाएगा। मतलब आवश्यकता मुझे 10 लीटर की है, मिला 7.5 लीटर, यानी 75% ही वर्षा जहाँ पे हो सामान्य से, वहाँ सूखा आ जाता है। लेकिन सिर्फ सूखा आना पूर्ण नहीं है, उसका एक कदम और आगे बढ़ता है और वो कहलाता है भयंकर सूखा। और इसमें भैया आपके पास कोई चारा नहीं होता, फिर आपको सीधा हाथ ही ऊपर कर देना। और ये स्थिति अक्सर महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार के पश्चिम बंगाल से सटे जिले, साथ ही साथ राजस्थान के जो लंबवत पहाड़ियाँ हैं उनके आसपास के जो ज़मीन है वहाँ पे भयंकर सूखा देखने को मिलता है। और भयंकर सूखा उसे कहते हैं जहाँ पे सामान्य से 50% ही वर्षा हो। मतलब भैया मुझे चाहिए 10 लीटर पानी और अब आप मुझे 5 लीटर दे रहे हैं, तो ये जो 2.5 लीटर का जल स्तर था ना, यहाँ पे तो और 2.5 लीटर कम हो गया। अब तो वहां पे भैया और भी ज्यादा समस्या शुरू हो जाएगी। यानी पहले मैं इतने दूर में खेती करता था, इतने दूर के लिए आपने पानी दे दिया है, ये स्तर सूखे में बह गया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं भैया मैं इतना ही दूंगा, 50% ही बस बारिश मिलेगी, तो ये भयंकर सूखा की स्थिति बनती है। इसे भयंकर सूखा कहा जाता है। सूखे में मैंने बताया कि बिहार के पश्चिम बंगाल से सटे जिले, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, साथ ही साथ राजस्थान के कुछ जिले सूखे की चपेट में अक्सर आ जाते हैं। जबकि भयंकर सूखा जो है वो राजस्थान की जो लंबवत श्रेणी है, जो गुरु शिखर अरावली पर्वत है, वो एक्चुअली लंबवत श्रेणी है। लंबवत श्रेणी का अर्थ मैं बता दूं आपको, ये तो सूखे का है। आप मान लीजिए कि ये राजस्थान है और ये पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली हवाएं हैं अरब सागर से। तो अगर इसका पहाड़ ऐसे होता तो ये आने वाली हवा इससे टकराती और यहां बारिश करा देती, सूखे की चपेट में नहीं आता। लेकिन ऐसी है नहीं, ये पता कैसी है? ये पहाड़ी ऐसे है। समस्या ये जो हवाएं आ रही हैं, मानसूनी हवाएं आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं और ऐसे निकल जा रही हैं। अरावली पर्वत की बात कर रहा हूं मैं। मतलब इस पहाड़ से टकराएंगी तो बारिश हो, और ऐसी स्थिति से ये जो क्षेत्र आता है वो भयंकर सूखे के क्षेत्र में आ जाता है। और स्थिति भैया देख लीजिए आपकी बाढ़ की स्थिति, सूखे की स्थिति क्या होती है। आपने जब भी सूखा पड़ते हुए देखा होगा या सुना होगा या किसी ने बताया होगा, तो खरीफ के फसलों के बारे में ही बहुतायत रूप से बताया जाता है। क्योंकि जो खरीफ की फसल होती है तो उसे सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो स्थिति दिख रही है, धान का खेत है, सूखा पड़ा हुआ है, बारिश हो नहीं रही है, जमीन फट गई है, सूखे की स्थिति बन गई है। राजस्थान में जो ये क्षेत्र हैं, यहाँ पे एक फसल उगाई जाती है सरसों, और ये तिलहन में आता है। ये सोचने वाली बात है कि अगर वहां सूखा पड़ा तो तिलहन कैसे हो जा रहा है, सरसों के पौधे कैसे निकल जा रहे हैं।
चूंकि ये जो शुष्क मौसम है, जो यहाँ से अरावली पर्वत से निकलते हुए आगे बढ़ जाती है, क्योंकि इसका कहीं पे अवरोध नहीं है, वो लड़ती नहीं है, तो वर्षा कराती नहीं है। लेकिन ऐसे समय में इसका अर्थ ये हुआ कि सरसों के अनाज को उगने के लिए बहुत ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता या पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ये भयंकर सूखे के समय में भी 50%, सामान्य से 50% कम बारिश में भी उग जाती है। सूखे को हमने समझा, लेकिन अब ऐसे कहने से बात नहीं चलेगी, लंबी लंबी चीज़ें। हमें क्या है ना कि एकदम कंठस्थ रूप से पढ़ के चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ ये बातें नहीं चलनी, इसमें हेडिंग वोडिंग की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं कारण के रूप में सबसे पहला लेके आया हूँ वर्षा की अनिश्चितता। अच्छा, ये एक ऐसी समस्या लगभग आपको बार बार ये देखने को मिल जाएगी। सूखा दोनों तरीकों से माना जाता है। बाढ़ के समय में भी जब फसलें बर्बाद हो गई तो भैया अनाज की कमी, सूखा हो गया, फसलें नहीं उगी, तब भी अनाज की कमी। इसलिए वर्षा की अनिश्चितता दोनों में कारण कॉमन है। पता चला कि बारिश हुई ही नहीं, खरीफ की फसल मिट गई, सूखे की स्थिति बन गई, गर्मी बहुत तेजी के साथ चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, तो सूखा होना स्वाभाविक है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सामान्य से 75% कम वर्षा भी हो रही है, 75% भी हो रही है, तभी वो सूखे की श्रेणी में आता है। और 50% अगर सिर्फ वर्षा हो रही है तो भयंकर सूखे की श्रेणी में आता है। तो पहला कारण वर्षा की अनिश्चितता की, कोई भैया निश्चित नहीं है कि इस टाइम पे इतनी बारिश होगी, उस टाइम पे उतनी बारिश होगी, कोई समस्या नहीं। अच्छा, दूसरा कारण निकल के आता कि वनों की कमी। एक्चुअली सिर्फ वनों की कमी नहीं है, क्षेत्रीय वन की भी कमी है इसमें। इसलिए आप किसी एक पर्टिकुलर बात पे ध्यान नहीं देंगे। चूंकि भारत में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व को आप देखेंगे तो कम से कम 33%, पूरे भूमि का 33% वनों की आवश्यकता होती है अगर आपको सामान्य वायुमंडल चाहिए, यानी सब कुछ अच्छे से चले। लेकिन समस्या देखेंगे तो लगभग 15% के आसपास, एग्जैक्टली परसेंटेज नहीं है ये, लगभग 15% के आसपास ही भारत में क्षेत्रीय वन और वन मिला करके हैं। पूरे विश्व में भी लगभग यही समस्या है। मैं बात करूं, अगर सिर्फ एक जंगल को हटा दिया जाए, एक वन को हटा दिया जाए, अमेज़न का जो जंगल है दक्षिण अमेरिका में, वो पूरे विश्व का मेरे भाई पूरे विश्व का 16% ऑक्सीजन अकेले देता है, सिर्फ एक अमेज़न जंगल। समस्या देखिए ये ऐसा है कि अगर इसका विनाश हुआ, वैसे विनाश तो कई सारे वनों का हो चुका है, भारत में भी कई सारे वनों का विनाश हो रहा है, क्षेत्रीय वनों का विनाश हो रहा है। आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे या आप झारखंड में जाएंगे, जहाँ भी खनिज मिल रहा हो, वहाँ पे वनों का विनाश आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सूखा के कारण में वनों की कमी भी अपनी स्थिति दर्ज कराती है। भैया वन नहीं रहेंगे, वाष्पीकरण नहीं होगा, मौसम ठंडा नहीं होगा, आर्द्रता नहीं मिलेगी, बारिश नहीं होगा, कहीं अत्यधिक बारिश हो जाएगी, कहीं बारिश होगी ही नहीं। तो बाढ़ और सूखा ये दोनों वनों की कमी अपने को उपस्थिति दर्ज कराती हैं। अच्छा, तीसरा है मरुस्थल का विकास। अब मरुस्थल का विकास होगा क्यों? इसका प्रारंभ बाढ़ या सूखे से ही शुरू होता है। अब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, भूमि की आर्द्रता खत्म हो गई, खादर बांगर मिट्टियाँ अपर्दन की वजह से कभी खत्म हो जा रही हैं या कभी कभी पपड़ी के रूप में ऊपर निकल करके धीरे धीरे उनका विनाश हो जा रहा है। धीरे धीरे सिलिका यानी बालू अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, जिप्सम की स्थिति बढ़ती जा रही है। और जब भी मिट्टी में जिप्सम सबसे ऊपर हो जाएगा तो उस जगह का स्थान मरुस्थल की ओर बढ़ जाएगा, यानी वो अपने आप को मरुस्थलीय रूप में परिवर्तित कर देगी। और याद करिए, जब हम मरुस्थल पढ़ रहे थे तो उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं था कि हम सिर्फ बालू वाले क्षेत्र को ही कहते हैं। मरुस्थल का मतलब है कि जो स्थल मर चुका हो। हालांकि बहुत ज़्यादा स्थिति में हम देखते हैं कि रेगिस्तानी क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इसलिए लोगों के दिमाग में ये चलता है कि मरुस्थल का मतलब रेगिस्तान। जो भी
मिट्टी मर गई है, मर गई मतलब जो उपजाऊ नहीं है वो मरुस्थल की श्रेणी में आ जाएगी, और यही एक समस्या है जो सूखा को प्रभावित कर रहा है। ठीक बात है, ये चीजें तो हम मान लेते हैं, लेकिन अगर कारण ये है तो इसका बचाव या सूखा का प्रबंधन भी यहीं से निकल के आएगा। मतलब अगर वर्षा की अनिश्चितता है तो हमें बहुत सारा पेड़ लगाने की आवश्यकता है, फिर से वायुमंडलीय स्तर को लेवल करने की ज़रूरत है, CFC कार्बन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने की आवश्यकता है ताकि ओजोनीय क्षरण ना हो और ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो, ताकि वर्षा की अनिश्चितता खत्म हो जाए और ये सामान्य रूप से अपनी स्थिति दर्ज करा दे, सूखा नहीं होगा। दूसरा जो कारण है वनों की कमी, यही तो उसके प्रबंधन की भी व्यवस्था है कि यहाँ जो कमी है उसी को अगर ऐसे गोल करके हटा दें और वनों की स्थिति सुदृढ़ लिख दिया जाए, अच्छा लिख दिया जाए, तो भैया ये समस्या तो खत्म हो गई। अगर कारण खत्म हो गया तो समस्या भी खत्म हो जाएगी। दूसरा, मरुस्थल का विकास। अब मरुस्थल का विकास हो रहा है तो इसका विकास ना हो, यही हमें सोचने की जरूरत है। अगर वनों की स्थिति सही रहेगी और वर्षा की अनिश्चितता नहीं रहेगी तो भैया मिट्टी मरेगी नहीं, उसका उपजाऊपन समाप्त नहीं होगा। ठीक चीज है, ये हमने सूखे को समझ लिया और पढ़ लिया और ये स्थिति हमने देख ली। कहाँ जा रहा है भाई ये? अब अगला कदम पहुंचता है भूकंप पे, और ये एक ऐसी समस्या है कि जो सीधा प्राकृतिक भी होता है और मानवीय भी होता है। भूकंप का अर्थ होता है भूमि में कंपन। जैसा आप देख रहे हैं कि कम समय में स्थान विशेष पर अति विनाशकारी प्रभाव भूकंप को सबसे ऊपरी स्तर पर रखता है। मतलब भूकंप से होने वाली जो समस्या है वो बहुत कम समय में और अति विनाशकारी होता है। सबसे ज्यादा भूकंपीय क्षेत्र जो देखने को मिलता है वो जापान सबसे ज्यादा त्रस्त देश है, और उसका जो मुख्य कारण है वो उसका भौगोलिक दृश्य है, भौगोलिक क्षेत्र है। उसका जो प्लेट है, नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन जो प्लेट विवर्तनीय क्षेत्र है अक्सर उसी की वजह से भूकंप आते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या वही है। एक मिनट आप जी। पिछले 100 वर्षों से हम देखेंगे तो लगभग 13% मौतें भूकंप की वजह से ही हुई है। भूकंप की जो सबसे बड़ी प्रभावकारी स्थिति है वो ये है कि ये अपने साथ और भी कई विनाश लेके आती है। ये एक ऐसी समस्या जो अपने साथ और भी समस्याएं लेके आती है, भाई खरीदते हुए लेके आती है कि भूकंप चलेगा तो तटबंधों में प्रभाव, सुनामी की व्यवस्था, जलस्तर का बढ़ जाना या जमीन का धंस जाना, बहुत सारी समस्याएं ये भूकंप लेके आती है। और इसका भूकंपीय क्षेत्र जो अगर हम बांट देते हैं, यानी इसका क्षेत्र विशेष रूप से अगर हम देखेंगे तो ये मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, साथ ही साथ मध्य अटलांटिक मेखला में भी इसका प्रभाव सर्वाधिक देखा जाता है। पूर्वी एशिया की बात करें अगर हम, तो जो जापान देश, अभी तो मैंने बताया कि जो जापान है, यहाँ पे प्रत्येक वर्ष लगभग 1300 से 1500 घटनाएं स्वाभाविक रूप से देखने को मिल जाती हैं भूकंप की। अब भूकंप के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फिर इसके कारण और प्रभाव पे समझते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त, जो भूकंप है उसको मापने की जो इकाई है वो 1 से 10 तक है।
जिस पे मापा जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ हिंदी में भूकंप मापी, ये आप लोग लिख लेंगे, अगर आ रहा है तो ठीक है, याद कर लेंगे। इसमें जो भूकंप मापी यानी सिस्मोग्राफ पे जो 1 से 10 है, वो 5 तक जब ये रिक्टर स्केल यानी जिस पे ये चलता है, इसका अंक जब 5 होता है तो कहते हैं कि बहुत सामान्य सा झटका था, निकल गया। लेकिन यही स्थिति जब 6 से 6.5 पहुंचती है तो वो विनाशकारी की श्रेणी में आ जाती है। आप समझिएगा, ये बात होती है कि अगर 6 से 6.5 डिग्री रिक्टर स्केल भूकंप आया है तो उससे किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो ये विनाशकारी हो गया। लेकिन अगर यहीं पे 6.5 के बाद और 7.5 के बीच में आ जाएगा तो ये अति विनाशकारी की श्रेणी हो जाती है। ये भूकंप की श्रेणी भैया सबसे दुखदायक, सबसे समस्या वाली होती है। और आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं बता देता हूं कि 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में भूकंप आया था, जो ताज़ा सबसे भयंकर भूकंपों में से एक था। कुछ अन्य देशों में भी इधर आए हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या लेके आया था, बहुत बड़ा विनाश लेके आया था, और इसके झटके उत्तर भारत तक भी देखे गए थे। इवन अपने जिले में भी इसका प्रभाव बहुत तेज था। अब हम कारण की ओर चलेंगे कि भूकंप के आने के कारण क्या क्या होते हैं। जो सबसे पहला कारण निकल के आता है भूकंप भूगोलवेत्ताओं के द्वारा जो बताया गया, वो पहला है कि भू संतुलन की अवस्था के बारे में। अच्छा, भू संतुलन की अवस्था क्या है? भूमि को हमने देखा होगा सामान्य रूप से, जो समाज में देखते हैं कि कहीं से मिट्टी निकाल करके कहीं और डाली जा रही है, या कहीं पे विस्फोट किया जा रहा है। खनिज निकालने के लिए जमीन की खुदाई चल रही है, और अगर जमीन की खुदाई कहीं चलेगी, वहां से कुछ सामान निकलेगा, तो उस स्थान को भरने के लिए भूमि अपने को संतुलित करती है, और ऐसी स्थिति में भूकंप आ जाता है। दूसरा, प्लेट विवर्तन। प्लेट विवर्तन का अर्थ मैंने बताया कि जब भी भूमि अपने आप को संतुलित करेगी तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हलचल होगा, और उस हलचल को ही प्लेट विवर्तन कहते हैं। तो अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, फिर से पुराने समय में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वो खुद को एडजस्ट करती है, और वो प्लेट विवर्तन कहलाता है। तीसरा है गर्म गैस और मैग्मा हलचल। ठीक चीज़ है, अगर आप किसी बंद कमरे में हैं और धीरे धीरे क्या सांस तो लेना ही लेना है भाई, आप सांस ले रहे हैं तो CO2 निकलेगा, क्योंकि जब आप अंदर लेंगे तो O2, अब बाहर निकलेगा तो कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। चूंकि ये गैसें गर्म हैं, इसलिए वो अपनी स्थिति को ऊपर की ओर लेके जाएंगी। मतलब कमरे का जो ऊपरी तल होगा सबसे ज्यादा गर्म वही होगा, इसलिए गर्म गैस की बात हो रही है। जो भी गैसें हल्की होंगी वो गर्म गैसें कहलाएंगी। अब पृथ्वी के अंदर इतने बहुत सारे गैस होते ही होते हैं। मीथेन गैस है, CO2 है, और भी ऐसी बहुत सारी गैसें हैं जो वायु से हल्की हैं, और हल्के होने का अर्थ ये है कि वो ऊपर की ओर दाब लगाएंगी। अब अंदर अगर ये है भैया पृथ्वी है, इसके अंदर गैसें इकट्ठा हो रही हैं, तो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने की चेष्टा करेंगी, और ऐसी स्थिति में वो कभी ना कभी ऐसी प्रभावकारी हो जाएंगी कि जो पृथ्वी के ऊपरी परत को तोड़ के ऊपर जाने का प्रयास करेंगे, और ऐसी स्थिति में प्लेट विवर्तन की घटना हो जाएगी, और वो भूकंप का एक कारण बन जाएगा। सीधा समझ में आया? गर्म गैसों की समस्या। अच्छा, मैग्मा हलचल क्या है? अब ज्वालामुखी आएगी, क्योंकि गर्म गैसें तभी ऊपर होंगी जब नीचे से कोई क्रिया चल रही होगी, और अगर क्रिया चल रही है, मैग्मा अपना कार्य कर रहा है, वो ऊपर आने की चेष्टा कर रहा है, तो ऐसे समय में वो कभी न कभी विनाशकारी रूप लेगा। यानी वो अपना कोई स्थान बनाएगा, और स्थान बनाएगा वो मिट्टी को हटा करके। अब मिट्टी हट गई भैया तो वो कंपन शुरू हो गया, आ गया भूकंप। ये रहा कारण। उसका अगला कारण रहा ज्वालामुखी क्रिया, जो मैंने अभी आपको बताई। अभी समाप्त हुआ, कारण खत्म हो गया, तब इसके प्रभाव के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए कि अगर कारण आ रहा है तो समस्या भी तो आनी स्वाभाविक है। तो सबसे पहला जो कारण निकल के आता है वो जन विनाश और स्थान विनाश।
अब ज्वालामुखी फूटा, निकला तो आसपास के स्थान जो हैं वो मैग्मा से भर जाएंगे, स्थान का विनाश हो जाएगा। उपजाऊपन तो भैया जो खत्म ही हुआ, वहाँ पे जनमानस की रुकने की व्यवस्था या रहने का भी कोई कारण बनता ही नहीं है। दूसरा है अग्निकांड और भूस्खलन। अब आपने यहाँ पे तो सीधा देखा है, भू संतुलन की अवस्था बनाने के लिए पृथ्वी ने अपने प्लेट विवर्तन का कार्य शुरू किया और उसमें पता क्या चला कि भूस्खलन की समस्या शुरू हो गई। प्रभाव निकल के आ गया कि आपने कुछ हटाया है तो वहाँ पे फिर से अगर कोई सामान रखा जाएगा तो भूस्खलन की समस्या होनी तय है। दूसरा अग्निकांड, क्योंकि ज्वालामुखी ऊपर उठेगी, बहुत सारे धुआं ऊपर जाएगा। अक्सर ऐसा बहुत देखने को कम मिला है, लेकिन ये कारण बन सकता है कि ज्वालामुखी के फटने से उसके गर्म वायु अपने कहीं ऐसी स्थिति बना दें जहाँ पे आग फैल जाए। आसपास के जंगलों में आग लगना स्वाभाविक है। तीसरा है धरातली विरूपण। धरातली विरूपण का अर्थ है कि पहले से जो स्थिति बनी हुई है उसका विनाश हो जाना, जमीन की स्थिति अलग बिलग हो जाना, वो अपना पूर्व के अनुसार प्लेट विवर्तन के कारण जो समस्या उत्पन्न होगी उसमें धरातली विरूपण का होना स्वाभाविक है। हो गई ये समस्या। और इसका प्रभाव अगर आप चित्र के रूप से देखेंगे तो ये है, इसमें कुछ नेपाल के हैं, ये नेपाल का है और ये अफगानिस्तान में आए भूकंप का चित्र है। आज की क्लास में हमने आपदाओं के प्रकार देखे, बहुत सारी समस्या देखी। इसमें से कुछ समस्या ऐसी हैं जो हमने यहाँ नहीं देखी, मैं मोटे रूप से बता देता हूँ कि जैसे चक्रवात है। चक्रवात का अर्थ है कि किसी एक स्थान से जल का बहुत तेजी के साथ ऊपर उठना और जहाँ पे भी दबाव कम हो वहाँ पे जाके एक साथ गिर जाना, वो चक्रवात की समस्या होती है। यानी ऐसे समय में क्या होता है कि किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश का हो जाना। इसका एक छोटा रूप बादल का फटना भी होता है कि बहुत सारा पानी वो कहीं से ले लेगा और किसी एक ऐसे स्थान पे पहुंचेगा जहाँ पे उसका दबाव समाप्त हो जाएगा, उसका पृष्ठ तनाव खत्म हो जाएगा और अचानक सारे पानी एक ही जगह गिर जाएंगे। वो बादल फटने की घटनाओं में गिना जाता है। तो ये रहा आज का क्लास। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और क्योंकि ये अंतिम चैप्टर था तो BA थर्ड सेमेस्टर की जियोग्राफी आज यहाँ समाप्त होती है। खूब सारा आनंद होगी और आपके परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।